बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास में बलूचिस्तान में जो कल दहशत गर्दी के वाक़यात हुए उस पर बहस हुई, लेकिन आज कौमी असम्बली जो कि ऐवान ज़ीरी कहलाया जाता है और जहाँ पे कि डायरेक्टली इलेक्टेड लोग आते हैं, वहाँ पर बहस नहीं हो सकी बलूचिस्तान के मामले पे। और क्या वजह है, इसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा था, इम्कान था, उम्मीद थी कि आज जो कौमी असम्बली का जो इजलास है इसमें बलूचिस्तान पे एक बड़ी तफसीली बहस होगी और शायद कोई करारदाद भी मंजूर हो, क्योंकि जो जुल्म हुआ ख़ास तौर पे मूसा खैल में, जहाँ पे कि बेगुनाह अफराद को उनके शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल किया गया और नहते ड्राइवर जो हैं उनको बसों से उतार के कत्ल किया गया, इस पर आज कौमी असम्बली में बहस बहुत ज़रूरी थी, लेकिन बहस नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली के दो मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो मशीर हैं वज़ारत कानून और इंसाफ के और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और जनाब आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और चीफ विप हैं अपनी पार्टी के कौमी असम्बली में। अकील मलिक साहब, जो मूसा खैल में जो हुआ और इसके अलावा भी जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ, उसकी बड़ी मजम्मत की जा रही है। लोग बड़े दुखी हैं कि नहते बेगुनाह लोग जो हैं उनके शनाख्ती कार्ड देख के उनको कत्ल किया गया। कौमी असम्बली में आज इस पर बहस ही नहीं हुई। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि इतना एक दिल खराश वाक़या है। यकीन जाने कि इसमें खा वो पंजाबी हो, खा पश्तून हो, खा बलोची हो, खा वो सिंधी हो, कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तानी हैं। और किसी एक पाकिस्तानी को अगर इस तरह निहत्ता और बग़ैर किसी वजह के दहशत गर्दों की तरफ से अगर इस तरह किया जाए तो उसकी इंतहा की मजम्मत की जाए। और इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कौमी असम्बली में कल तो इस पर थोड़ी बहुत बहस हुई, लेकिन आज इसमें सैर हासिल बहस होनी चाहिए थी और इसमें एक मजम्मती करारदाद भी पेश होना थी, लेकिन कोरम पॉइंट आउट हो गया अपोजिशन की तरफ से और उस वजह से जो है ये एडजर्नमेंट हो गई। और अब अगला जो जुम्मे वाले दिन है इसमें है, लेकिन इसको एडजर्न नहीं होना चाहिए था। आज एडजर्न हो गया। तो आमिर डोगर साहब, जिस दोस्त ने कोरम पॉइंट आउट किया उसका ताल्लुक आपकी पार्टी से था, तो क्यों आपने कोरम पॉइंट आउट किया? हो सकता है और लोग आ जाते। आज तो इस पर बहस होनी चाहिए थी ना इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो बलूचिस्तान में कल वाक़या हुआ मूसा खेल में, ये इंतहाई मजम्मत और पूरा बहुत अफसोसनाक वाक़या है और पूरा पाकिस्तान, हर तबका फ़िक्र के लोग इसके ऊपर रंजीदा हैं, अफसरदा हैं। मीर साहब, हमारा क्योंकि मुल्तान से ताल्लुक़ है, जनूबी पंजाब का बलूचिस्तान से, कोयटा से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मेरे अपने मुल्तान ज़िला के 3 नौजवान उसमें शहीद हुए, लिया के शहीद हुए, खानेवाल के शहीद हुए, क्योंकि आना जाना, लेबर, कारोबार हमारा उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है और ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और हमें उम्मीद है कि हमारी आर्म फोर्सेस जितना 20 साल से जंग में दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और ये जो हालिया एक लहर आई है, वो रहीम यार ख़ान का कच्चे के डाकुओं का मसला हो या बलूचिस्तान में 3-4 जगहों पर इस तरह के बड़े वाक़यात हुए, इस पर कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। हम अपने फ़ौज पर, अपनी फोर्सेस पर एतमाद है कि वो लेकिन आज देंगे। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने तो कोयटा में ये कहा है कि बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो दहशत गर्द एक SHO की मार है। तो एक SHO के ज़रिए भी बात हो सकती है। देखें, पहली मैं कौमी असम्बली वाली बात करूँगा, फिर दूसरी इस तरफ आपके सवाल का जवाब दूँ। कौमी असम्बली में आज सुबह जब सेशन स्टार्ट हुआ, हमारे मेंबरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहते थे, बलूचिस्तान के इशू पर भी और कुछ और इश्यूज़ पर भी। डिप्टी स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट की, उनको कहा कि आप हमें पहले फ्लोर दे दें और ये प्राइवेट मेंबर डे है, ये साथ चलता रहेगा, कोई इतनी आज इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन नहीं थी। डिप्टी स्पीकर साहब ना माने, उसके बाद 2 दफ़ा उनके पास गए, उनको समझाया बताया, लेकिन मेंबर ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया। और जब कोरम पॉइंट आउट किया तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का वक्फा लेकर, ब्रेक लेकर और फिर हाउस इन ऑर्डर करवाती है और फिर कोरम पूरा हो जाता है। लेकिन हुकूमत को खुद जल्दी थी भागने की, और जैसे ही काउंटिंग हुई तो 13 मेंबर्स शॉर्ट थे और इन डिप्टी स्पीकर्स ने फ़ौरन सेशन एडजर्न कर दिया जुम्मे वाले दिन के लिए।
अब कल और परसों 2 दिन हमारे पास कोई काम नहीं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और 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 उसके ऊपर आप ये जानते हैं कि कितने अखराजात होते हैं इस सारे सेशन पे और इस सारे मामले पर। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि हाँ, अगर विल हो तो फिर तो ये मामला एक SHO का ही है। क्राइम को बेसिक कंट्रोल तो SHO नहीं करना, अगर विल हो। अगर विल नहीं है तो जितने मर्जी आप ऑपरेशन कर लें, जितनी मर्जी फोर्सेस को इकट्ठा कर लें, तो फिर कहीं ना कहीं से सुराग बाकी रह जाता है, जिसका अल्टीमेटली वो फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। वहाँ जो उस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं और वो जो पूरी तरह पेनिट्रेट कर गए, वहाँ की आवाम, सोसाइटी के लोग, वो देहात के, शहर के, उनको भी साथ फोर्सेस के साथ ताउन करना पड़ेगा ताकि इस मामले को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। हमने ये देखा है कि जी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, मुल्तान में जी कोयटा कैफ़े, कोयटा चाय होटल, कोयटा के नाम से बहुत से होटल खुले हुए हैं और वो लोग यहाँ पे बड़े आराम से, बड़े सुकून से कारोबार करते हैं जी। लेकिन ये जो कल मूसा खैल में जिन लोगों को शहीद किया गया, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इनका ताल्लुक किन किन इलाकों से था। ये टोटल 22-23 अफराद थे। 4 का ताल्लुक लिया से था, 3 मुल्तान से थे, 3 शेखुपुरा, 2 विहाड़ी, 2 खानेवाल, 1 शुजाबाद, 1 फैसलाबाद, 1 मुजफ्फरगढ़, 1 सरगोदा, 1 लाहौर और 1 का ताल्लुक लोरालाई बलोचिस्तान और 1 का ताल्लुक दुक्की बलोचिस्तान से था। तो ये सिर्फ इसमें पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग शहीद नहीं हुए, ज़्यादातर का ताल्लुक जनूबी पंजाब से था और 2 जो हैं उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से भी था और वो पश्तून थे। मेरा आपसे सवाल ये है अकील मलिक साहब कि कौमी असम्बली में बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अरकान हैं, कल भी इजलास में मौजूद थे, तो उन्होंने भी आज ज़रूरी नहीं समझा कि इस पर बलोचिस्तान पे कोई बात होनी चाहिए, कोई गुफ्तगू होनी चाहिए? उनमें से तो कोई भी नहीं बोला आज। देखिए, बिल्कुल आपने राइटली इसको पॉइंट आउट किया कि कम से कम बलोचिस्तान से जो मेंबर्स हैं उनकी वैसे तो ज़िम्मेदारी तमाम तर पाकिस्तानियों की है और तमाम तर MNAs जो हैं जहाँ जहाँ से उनका ताल्लुक़ है, खा वो किसी सूबे से भी हों, उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन शायद क्योंकि ये बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ तो उनकी भी ज़िम्मेदारी थी कि उस पर यह बात की जाती और उसको एक हाईलाइट किया जाता। मैं इसकी कोई वजाहत आपको पेश नहीं कर सकता कि क्यों उन्होंने बात नहीं की, खा वो अपोजिशन बेंचेस से हों या ट्रेजरी बेंचेस से हों। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक चीज़ मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा इनके एक मेंबर की। कल उसने बात की, उसने लिया से जो 4 के 4 जो शहीद थे उनका वो जिक्र उसने किया और नाम भी लिए, तो मेरे ख्याल से बेहतर होता। वैसे तो ये सारे के सारे पाकिस्तानी थे, बिल्कुल, लेकिन अब नफरतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि शनाख्ती कार्ड देके पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है। लेकिन जो मैंने मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला के बयान का जिक्र किया, ज़रा वो सुन लें क्या है। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। बंदोबस्त ज़रूर होना चाहिए, लेकिन क्या एक SHO बंदोबस्त कर सकता है इनका? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस पैमाने पे ये तमाम तर इस चीज़ को किया गया और जिस तरह BLA और BLF और दीगर खारजी कह लें, इसको फसाद कह लें, ये दहशतगर्द कह लें, जो नाम इसको दे दें, मैं समझता हूँ कि अब इसका एक SHO, मैं इस पर एक्सेप्शन लूँगा। ये इस पर ऑपरेशन होना ज़रूरी है, ये ऑपरेशन क्लीन अप होना ज़रूरी है। जिस तरह हमने अपने पिछले अदवार में, आपको याद होगा, आपने ख़ुद वो तमाम तर चीज़ें देखी, रिपोर्टिंग भी की उसके ऊपर, आपने ज़रब-ए-अज़ को देखा, आपने रद्दुल फसाद को देखा। अब अज़्म इस्तेकाम पे मेरे ख़्याल से इसमें काइनेटिक एलिमेंट ज़रूर हमें डालना चाहिए और जो मेरे ख़्याल से वक्त की ज़रूरत है, इस ऑपरेशन क्लीन अप को जो है फिलफौर हमें पूरे मुल्क में, खा वो KP हो, खा वो पंजाब हो, खा वो बलूचिस्तान हो या कोई भी पाकिस्तान का एरिया हो, इस नासूर से हमें जान छुड़ानी है और इसको एक ग्रैंड ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा। ग्रैंड ऑपरेशन सिर्फ SHO नहीं कर सकता, वो सबको मिल के करना। बिल्कुल, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं अपने भाई की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि दहशत गर्दी का मामला तो सबके साथ जुड़ा हुआ है ना, वो पंजाबी है, बलोच है, सिंधी है या बलोच या किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला है, पठान है। इसके लिए हमें सबको इकट्ठे होकर, और माजी में हमने कितने ऑपरेशन किए, लेकिन अफसोस ये है कि उस ऑपरेशन के वक्ती तौर पर तो खातिर खा रिज़ल्ट निकलते थे, लेकिन वो ग्रास रूट्स लेवल पे कहीं ना कहीं उनकी जड़ें रह जाती थी। एक वजह ये है। दूसरी वजह यह है, जो मैंने बलूचिस्तान के, आपने अराकीन की बात की, मैंने थोड़ा सा बलूचिस्तान के दोस्तों से टटोला आज और कल,
तो पता ये चला कि एक तो इस हालिया इलेक्शन के अंदर जो बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें, सियासी जमातें हैं, उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है। और बलूचिस्तान से मेंबरान जो आए हैं उनकी अक्सरियत जो है वो फॉर्म 47 वाले हैं और वो बड़ी भारी कीमत देकर सीटें खरीद कर आए हैं। ये तो आप एलिगेशन ये बात नहीं, ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, अवाम कह रहे हैं। यकीनन हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। तो आप ये कह रहे हैं उनको बोलना नहीं आता? नहीं, वो बोलेंगे भी जरूर, उनका मसाइल हैं, उनको भी दुख दर्द होगा, लेकिन जो तासुर है वो ये है कि उनका अवाम के साथ वो ताल्लुक नहीं, वो पैराशूटर बनकर आए। महमूद खान अचकज़ई साहब इलेक्ट हुए हैं बलूचिस्तान से, मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्ट हुए हैं बलूचिस्तान से। फजलुर रहमान की पार्टी के लोग ही कहते हैं कि ये सीटें खरीद कर आए हैं सारे। अच्छा, वही कहते हैं जी, मौलाना फजलुर रहमान ने कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा ठीक है कि ये फलां जो बंदे हैं जो आए हैं पहली मरतबा, ये वो हैं जो कभी इलेक्शन का इनको ताल्लुक वास्ता नहीं है ना, अवाम ने तो वोट किसी और को दिए थे, रिजल्ट किसी और। एक पहलू ये है कि मैं अब आ गए, ठीक है, काबिल एहतराम है। मैं ये समझता हूँ कि सबको, बलूचिस्तान के तमाम स्टेक्स होल्डर को हमें इकट्ठा करके एतमाद में लेकर, ये मुल्क है जो आग में जिस तरह दहशतगर्दी के जल रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम इदारों को इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। मीर साहब, अगर एक सप्लीमेंट्री ताकत के क्वेश्चन साथ, की इजाजत हो, आज वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी जी, दो मेरी डोगर साहब से एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि इवन के मौलाना साहब को भी अगर फॉर्म 47 का कह दिया तो फिर क्या लेने गए थे 2 दिन पहले? नहीं, मैंने कहा मौलाना साहब कहते हैं, मैंने अच्छा, मौलाना साहब के मौलाना साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, फिर क्या लेने गए? मौलाना साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जो बलूचिस्तान की सीटें मुझे हराई गई हैं, मेरे मेंबरान वहाँ से जीते हैं, वो फॉर्म 47 वाले हैं, और वो पैसे लेकर देकर, करोड़ों रुपया देकर वो सीटें उन्होंने हासिल की हैं, और इसके शवाहिद बहुत सारी जगहों पर मिले भी हैं। मौलाना साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग इस तरह से जीत कर आए हैं, लेकिन आज क्योंकि मौलाना साहब नहीं थे, जो बात आपका सवाल है वो ये है कि हमें इस पर एक सैर हासिल गुफ्तगू करनी चाहिए थी। और मुश्तरका एक नेशनल एक्शन प्लान जो बना था ओरिजिनली, वो बहुत अच्छा था। उस कॉन्सेप्ट पर रहते हुए बलूचिस्तान और KP के दोनों सूबे जो आज दहशतगर्दी की आग में जल रहे हैं, सारे काम छोड़कर इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ना कि पंजाब पुलिस अपने जवान मरवाए और हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। पिछले 2 साल से लिस्टें हमारी बन रही हैं, कच्चे के डाकुओं की नहीं बन रही, कि अब इस जुम्मे कॉल आ गई। इससे जुड़ा हुआ एक और भी इशू है, और वो इशू ये है कि कल से एक और भी बहस चल रही है, और वो ये चल रही है जी कि ये वही दहशतगर्द हैं जिनको मिसिंग पर्सन कहा जाता है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं, उन्होंने ये बताया है जी कि इस्लामाबाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, उसके अहाते से जो कारकुन गायब हुए थे पाकिस्तान इंसाफ के, लापता थे काफ़ी दिन से, उनमें से कुछ के बारे में हमने भी जिक्र किया था, उनमें से कुछ वापस आ गए हैं। उसमें से एक का नाम फैज़ान जो है वो बताया भी गया है, लेकिन अज़हर मशवानी साहब जो हैं उनके 2 भाई अभी तक नहीं आए, और अटॉर्नी जनरल साहब ने आज यकीन दिलाया कि वो भी वापस आ जाएंगे। इसके अलावा एक और मिसिंग MNA थे हाजी इम्तियाज़ साहब, उनके बारे में भी हमने बार बार जिक्र किया, उनका ताल्लुक भी पंजाब से है, वो भी अब वापस आ गए हैं। कौमी असम्बली के इजलास में उनका भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया। तो लेकिन एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के मोहम्मद अकरम साहब, उनके बारे में आज अदालत है जी कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, और यही स्टेटमेंट जो है वो हाजी इम्तियाज़ साहब के बारे में भी आती थी। तो अकील मलिक साहब अडयाला जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उसके बारे में एजेंसियाँ, तमाम पुलिस और दीगर अदारे ये कह रहे हैं हमें नहीं पता किधर गया, 14 अगस्त से गायब है वो। देखिए, अब हेबियस पिटिशन दायर हुई है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि हमारे इल्म में नहीं है, ना किसी सिक्योरिटी अदारे ने उनको किसी तहवील में लिया है। जिस तरह आपने कहा कि हो सकता है वो खुद रूपोश हुए हों और वो खुद जो है वो मंजर आम पे आ जाएं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं या कहाँ पे हैं। अगर कोई सहूलतकारी उन्होंने की है और किसी जगह उनको अगर कोई ऐसी चीज़ किसी की फ़ोन में बात करा दी है, बिल्कुल अगर अब वो खुद रूपोश हो गए हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्योंकि अब ये एक मामला कोर्ट में है और स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आ चुकी है, तो इस पे इससे ज़्यादा गुफ्तगू करना, अब 29 तारीख है, 29 तारीख को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह की एक स्टेटमेंट हाजी इम्तियाज़ साहब के बारे में भी अदालत में दी गई थी।
कि जी वो फरार हो गए हैं। अब वो वापस भी आ गए हैं, आज उनकी ज़मानत भी हो गई है। लेकिन डोगर साहब ये बताएं कि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मिसिंग पर्सन की वापसी का बता दिया गया है, एक आपका एमएनए था वो मिसिंग था, वो भी वापस आ गया है। ये मिसिंग पर्सनस का जो इशू है इसको कंफ्यूज क्यों किया जाता है बलूचिस्तान के साथ, क्योंकि मिसिंग पर्सन तो तमाम सूबों में है। हाँ सर, एक तो ये बात है, दूसरा ये कि ये पहली बार ये हो रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हमेशा से रही है। 65 सालों से अयूब खान के दौर से काम शुरू हो गया था, सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमेबाजी, लेकिन पहली बार पॉलिटिकल लोगों को मिसिंग पर्सन बनाया जा रहा है। हाजी ये भी पहली दफा नहीं बनाया जा सिटिंग रहा। मैंने उसकी मिसाल, हम अजहर मशवानी के 2 भाई मिसाल, शहबाज गिल साहब के भाई मिसाल, हमारे अभी भी 4-5 कारकुन हमारे जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हैं वो अभी तक लापता हैं, ये पहली बार मिसाल। और एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो साल खान साहब की जनरल ड्यूटी पर मामूर थे, जहाँ चिड़ी का एक पत्ता भी नहीं पर मार सकता एक चिड़िया भी, मोहम्मद अकरम साहब वो कहते हैं जी वो फिर सहूलतकार भी थे और डिज़ाइन इनका यही है कि जी वो खुद गुम हो गए और फिर वो आ गए। ये फस्तायत की इंतहा है। आपने, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे एक मुंतखब एमएनए पे और आपने हमेशा इंसानी हकूक़ पर बात की, आपने बात की, वो आ गए, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ, आज उनकी एक मुकदमे में बेल भी होगी। अब देखते हैं कि वो रिलीज़ होते हैं या नहीं। इसी तरह आज एक और हमारे एमएनए को फारिग कर दिया एहसान विर्क साहब गुजरांवाला से। उनकी 2 दिन, पता नहीं मुल्क में क्या क़यामत आ जाएगी, 2 दिन का टाइम दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि उनकी जो है रीकाउंटिंग कराई जाए। और उससे पहले आप जानते हैं कि 2 एमएनए हमारे बिलाल इजाज साहब और फराज नून साहब को फारिग किया सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, और इनका केस भी उनके साथ अटैच कर दिया और इनके वकील का मौक़िफ़ ही नहीं सुना, और एक एमपीए को। अब हमारी जो सैकड़ों अपीलें पड़ी हैं रिकाउंटिंग की, ट्रिब्यूनल्स की, कौन नहीं जानता कि ये बैसाखियों पर आई हुई फॉर्म 47 की हुकूमत है। 17 एमएनए इनके जीते हैं, 121-22 के इनको नंबर्स के ऊपर इनको हुकूमत सौंप दी गई है। हमारी कोई एक अपील भी नहीं सुन सकते, कोई एक हमारी रिकाउंटिंग भी नहीं हो सकती। क्या हमारी सारी इधर से जवाब ले, हुई नहीं है, अभी रिकाउंटिंग हुई नहीं है। इन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारी सीट फारिग नहीं सर, वो तो ज़ाहिर 10,000 पहले उनके वोट। अभी देखें अली गौहर बलोच की जो सीट थी उस पे तो रिकाउंटिंग हुई थी, वो 3500 से जीता था सर। 10,000 वोट हमारे रिजेक्ट किए एहसान विर्क साहब के। अब कल जिस माहौल में हमारी काउंटिंग होगी 2 दिन में, पुलिस का पहरा होगा, ना उनके वकला जा सकेंगे, ना कैंडिडेट, ना उसका कोई नुमाइंदा, और पता चलेगा जी वो जीत गए। नहीं, लेकिन ये अली गौहर बलोच साहब का आपने जो उनका देखें वो और उनके तमाम तर 45 फॉर्म्स, उनकी तमाम तर रिकाउंटिंग, वो एप्लीकेशन, ये वही बेंच है डोगर साहब, ये वही बेंच है जिसने वो 2 सीटों का आप जो जिक्र कर रहे हैं, ये उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई क्योंकि उन्होंने कहा कि आप टाइम और डेट का जो एक था एप्लीकेशन पे, वो आपकी टाइम और डेट नहीं था। वो तो लकीली, लेकिन इनके केस में भी ऐसा अच्छा, हमारे तो वो लकीली है। एक डोगर साहब इनके केस में भी, एहसान विर्क में भी उनकी टाइम बाढ़। डोगर साहब, मुझे वो नहीं मानी। मैं इधर बैठ के जब मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों से बात करता हूँ तो ज़ाहिर बात है इत्तेफाक भी होता है, इख्तलाफ भी होता है, लेकिन जब पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के लोग होते हैं तो काफ़ी इख्तलाफ करते हैं। लेकिन जब आप लोग बाहर जाते हैं तो फिर जो हमें खबरें पता चलती हैं वो ये बैक चैनल से भी राब्ते होते हैं। ये अकील मलिक साहब ने थोड़े दिन पहले एक बात की थी हमारे साथी शहजाद इकबाल साहब के शो में, सुने इन्होंने क्या कहा था जी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने क्या कहा था। हुकूमत और अली अमीन गंडापुर के मुज़ाकरात हुए जो कि बानी पीटीआई को कम्युनिकेट किए गए, ऐसा हुआ है? हुकूमत ने बिल्कुल उनको इन्फॉर्म किया कि वाक़तन ऐसी सिचुएशन है, सूरत हाल है। तो फिर उनकी बात जो है बानी पीटीआई से जेल में हुई, उसके बाद अगले दिन की मुलाकात थी बानी पीटीआई, वो ये भी रिकन्फर्म करना चाहते थे कि वाक़तन जो सीएम साहब ने बात की है वो उसमें भी कोई सदाकत है कि नहीं है। तो उसके बाद जो सीएम साहब हैं हमारे दोस्त अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कंफर्म कर दिया है जो अकील मलिक साहब ने कहा। खान साहब के पाँव पकड़ने के लिए जेल खोल दी गई और राब्ता हुआ। अकील मलिक साहब ने जो बात कही थी वो बहुत सख्त अल्फाज में अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको कंफर्म कर दिया। अब ये जो इख्तलाफ होता है यहाँ पे हमारे स्टूडियो में, इसके बारे में फिर लोग पूछते हैं जी यहाँ पे तो वो बैठ के लड़ रहे होते हैं, लेकिन बाहर जाके तो कुछ और ही चक्कर चला रहे होते हैं। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद जी। आमिर डोगर साहब, ये अकील मलिक साहब ने कहा था जी कि वो जो इमरान खान साहब ने जलसा मुलतवी करवाया था तो इन्होंने कहा वो ठीक है, हुकूमत ने राब्ता किया था। हालांकि
इनके कुछ बहुत सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं वो डिनाई करते रहे, लेकिन इन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और इन्होंने एक बात एडमिट कर ली, उसको कंफर्म कर दिया है अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो अब अगर गंडापुर साहब कह रहे हैं कि उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने कांटेक्ट किया और उसके बाद फिर जो है वो जेल खोली गई, खान साहब से रब्ता हुआ, अच्छी बात है, खान साहब ने भी ओबलाइज कर दिया उनको, उन्होंने भी सोचा होगा कि एक सेंसिटिव मजहबी मामला है तो इसमें हमें भी हालात की नज़ाकत का ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये तो साबित हो गया ना कि बैकडोर चैनल से तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से। सर ये खान साहब के साथ मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का ये पहला राब्ता था, और मैं समझता हूँ इस तरह का पहला राब्ता खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि ये मुल्क मेरा है, अवाम मेरे हैं, और कभी तहरीक इंसाफ ने इंतशार की सियासत नहीं की। ये तो 9 मई का एक वाक़या हमारे ऊपर थोप दिया गया ना, कभी इसके महरक़ात, वक्त और तारीख़ ज़रूर सामने इस मुल्क के शहरी देखेंगे, दुनिया देखेगी। जब उनको बताया कि हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मजहबी तंजीमें, और सेम डे उस दिन वो भी है, और एक बड़ी मोबिलाइजेशन जो हमारी लाखों की तादाद में होनी थी, तो इससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, इसको आप मौखर कर दें, पोस्टपोन कर दें, और जब ये बताया कि गवर्नमेंट ने 8 सितंबर के जलसे के लिए NOC भी दे दिया है, तो खान साहब ने एक मुहिब वतन कौम के एक मकबूल लीडर होने का सबूत दिया। अगर हम कहते कि हम नहीं मानते या हमने आना है तो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, इंतशार होता है, नुकसान होता है ना। मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला बड़ी दूरअंदेशी का था, होशमंदी का था, और अब देखना ये है कि हमने तो बात मान ली। अब 8 सितंबर को क्या अब आपकी कोर्ट में है कि 8 सितंबर को उस NOC के मुताबिक हम आपकी वो टर्म एंड कंडीशन भी पूरी करेंगे, आप हमें पुरअमन एक एहतजाज, एक जलसा करने देंगे या नहीं, या अभी भी आप उसी फस्तायत वाली सोच रखते हैं कि नहीं हमने ऑल आउट जाना है और इनको क्रश करना, जो कि आप कर रहे हैं 2 साल से। लेकिन अल्लाह अल हक है, फतह तो हक और सच की होगी। अवाम तो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, आपकी तो कांपें टांग रही हैं, ना हुकूमत है, ना लोग बिल बुला रहे हैं। कल पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा एहतजाज 28 तारीख को होने जा रहा है, जो पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर छोटे ताजरों की हड़ताल एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने तो सर हम भी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं सर। रात कोर कमेटी की मीटिंग में और पॉलिटिकल कमेटी में हमने उसको इंडोर्स किया कि हम ताजरों के साथ हैं, क्योंकि उनको जो मसाइल हैं बड़े जायज़ मसाइल हैं, बिजली के बिल्स हैं, बाकी उनके ऊपर टैक्सेस हैं, बाकी सारी चीज़ें। चलें उस पर भी बात तो हुकूमत तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आती। अच्छा नहीं सब इस पे मैं थोड़ा सा ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं आज भी अपनी बात पे खड़ा हूँ। हुकूमत ने राब्ता किया, इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता नहीं किया। ये इसको जितना चाहें शुगर कोट कर लें, इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट से किसी राब्ते की, लेकिन हकीकत यही है कि हुकूमत ने राब्ता किया, इनको कहा कि आप होश के नाखुन लें, और हुकूमत की डिमांड थी, रिक्वेस्ट नहीं। वैसे तो कोई किसी के पाँव नहीं पड़ा, किसी ने किसी की मिन्नत नहीं की, एंड आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल की और इन्होंने मौका किया। आप वकील हैं तो इस लिहाज से मैं अगर एक सवाल करूं कि बिल्कुल, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट लॉयर, आर्टिकल 243 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एग्जेक्टिव के मतहत होती है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट भी राब्ता करती है तो हुकूमत ही करती है ना। वो भी पार्ट है जी हुकूमत का। मैंने कहा ना बिल्कुल कि हुकूमत ने ही राब्ता किया है। हाँ, और उस बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। हाँ, ठीक लेकिन है। ये है कि बेटर सेंस प्रिवेल की और 40 के 40 तो ये अप्रिशिएट करते हैं कि जो हाँ नहीं अप्रिशिएट करते हैं कि इनको ये बात समझ आई कि वाकईतन एक ऐसी सेंसिटिविटी थी इस सारे मामले में कि इनकी भी तरफ से अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि ये 8 तारीख को 40 के 40 नुकात पूरे करेंगे तो फिर इजाजत सब्जेक्टिव है, 8 सितंबर को कंडीशनल है। 8 सितंबर को वो क्या क्या नुकात हैं जी? वो तमाम तर नुकात हैं कि ये आके यहाँ पे धरना नहीं देंगे, कोई यहाँ पे कोई वेपन्स वगैरह नहीं लेके आएंगे। जलसा ख़त्म होने के बाद इनकी जिम्मेदारी है कि अपने तमाम तर लोगों को वापस लेके जाएं। उनको ये ना कहें कि मोबाइल चार्ज करके लेके आएँ, कपड़े साथ लेके आएँ, बोरिया बिस्तरा लेके आएँ या दीगर कोई इंतशारी सामान लेके आएँ जिससे आके यहाँ पे इस्लामाबाद में डेरे पेट्रोल बम माने भी हुए हैं ना, पेट्रोल बम है, लाठियां हैं, लोहे के डंडे हैं, पता नहीं क्या क्या। ये आमिर डोगर साहब जहाँ पे होंगे वहाँ पे इन चीजों का कोई काम नहीं, कत्तन ऐसा नहीं होगा। हम पूरा मन एहतजाज करेंगे। और कहाँ करेंगे? अपना सर जो जगह इन्होंने हमें दी है NOC में, जो हमें जगह बताई है। आप इनसे परेड ग्राउंड क्यों नहीं मांगते? सर परेड ग्राउंड दे दें, हम तो हाजिर हैं। डी चौक दे दें, हम सर इंशाल्लाह भर लेंगे। चौक तो छोटा सा है सर। परेड ग्राउंड पहले भी तो तहरीक इंसाफ नहीं भरा है, मीनारे पाकिस्तान भी तहरीक इंसाफ ने भरा। परेड ग्राउंड दे दें। हम इनकी देखें, हुकूमत
और पब्लिक प्रॉपर्टी और इदारे वो सब हमारे ही है ना। नहीं देखें, इन्होंने अकील मलिक साहब ने एक बड़ी इसलिए क्लियर बात की है कि वो तमाम शराइत आप पूरी करें तो आपको इजाज़त मिल जाएगी। सर शराइत तो हम पूरी करेंगे, हाँ, और बिल्कुल हम, और उसके लिए होता ये है, मैं खुद भी बतौर ऑर्गेनाइज़र जलसों की इजाज़त मुल्तान में लेता रहा हूँ। हम एक श्योरिटी बॉन्ड इनको देते हैं डीसी को कि जी ये चीज़ें हम फुलफिल करेंगे और इसके मुताबिक, और सिक्योरिटी आप देंगे, वॉक थ्रू गेट आप देंगे, सर्च आप करेंगे, हम बैठेंगे 2 घंटे 3 घंटे की जितनी भी हमारी एक्टिविटी है वो करके, और पुरअमन तरीके से हम मुंतशिर होकर लोग घरों को वापस चले जाएंगे। यही एक पेट सेटरन है पूरी दुनिया के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर। अब ये कोई नई से नई चीज़ें ले अच्छा, लेकिन तो ये 40 की बजाय 140 कंडीशन कर ले, हम जलसा करेंगे, आप हमारे साथ ताउन करें, हमने आपके साथ ताउन किया, हम अपना पूरा मन एहतजाज करेंगे और करके हम घरों को चले जाएंगे। हम तो कोई तावन के बदले तावन मांग रहे हैं, कंडीशंस पूरी करनी चाहिए। नहीं, कंडीशन तो हम पूरी करेंगे, तावन नहीं होगा, कंडीशन तो हम पूरी करेंगे। आके कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन, हाँ, कंडीशन तो हमने पूरी करेंगे। हमने तो अपने दौर में अच्छा, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, वो अब 8 सितंबर में तो जमात इस्लामी कर सकती है, कोई दूसरे कर सकते हैं, जमात इस्लामी JUIF के लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती। जमात इस्लामी और JUIF को ताना दे रहे हैं? नहीं सर, ताना नहीं दे रहा, मैं इनको ताना दे रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ कि वो कर सकते हैं। तो इस पे फिर मेरा सवाल है आपसे डोगर साहब कि JUIF वाले और जमात इस्लामी वाले इजाजत तो नहीं मांगते, पहुंच जाते हैं, सर आप इजाजत ही मांगते रहते हैं। सर ये तो बात आपने सही की है। नहीं 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 नहीं, जज्बात के हवाले से तो सही किया है, लेकिन हम ऑलरेडी 9 मई के हवाले से जो चीज़ें अब तक भुगत रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से फिर हम पर ये इल्ज़ाम लगे कि ये मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। हम कानून और आइन के दायरे में रहकर इजाज़त के साथ, NOC के साथ अपना पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। अगर नहीं करने देंगे तो फिर तंग आमद बजाएंगा। ये इनकी फिर तो हमें करना ही पड़ेगा। कानून पसंदी को तो आप अप्रिशिएट फिर तो हम करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर NOC और नॉट NOC अब फिर हम करना पड़ेगा। छुपना, जब आप दीवार के साथ हमें लगाएंगे तो मतलब लोगों को तीसरी दफा जलसा मुलतवी हो रहा है। चले आखिरी दफा तो हुकूमत की आपने जो कहने पे मुलतवी कर दिया, लेकिन उससे 2 दफा पहले, और फिर 27 अगस्त का बताए ना कि लाहौर में आज के दिन जलसा होना था 27 अगस्त को, वो नहीं किया। वहां पे कोई लोग मोबिलाइज नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि किसी का बाप आ जाए, कुछ हो जाए, जलसा तो होगा। 27 का भी नहीं, ये 8 तारीख को भी आप देख लेंगे, हीलो बहानों से काम, और ये फिर अदालत पे मामला जाएगा और अदालत फिर ये कहेगी कि तारीखें और जलसा कोई नहीं, अवाम मोबिलाइज नहीं। अच्छा, 8 सितंबर तो अभी काफी दूर है, लेकिन ये इस्लामाबाद में जगह जगह जो इतने बड़े बड़े कंटेनर खड़े ये सब देखें, और ये इधर से D चौक भी बंद है, वो उधर से सीरीना चौक भी बंद है, सिर्फ एक मार्गला रोड खुली हुई है। आपने पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं पे भी जाना है, सिर्फ एक रोड खुली हुई है। 8 सितंबर तो बहुत दूर है, तो आपने ये इतनी इस्लामाबाद में क्यों? नहीं, बिल्कुल कतई नींदें उड़ी, ये भी इनकी खामख्याली है कि कंटेनर शायद इनके लिए लगाए गए थे। कंटेनर्स लगाए गए थे, आपको याद होगा कि एक बड़ी सेंसिटिव नेचर का केस था, मुबारक सानी केस, और उसमें फिर मजहबी जमातों उनका भी एहतजाज था, वो तमाम तर चीज़ें तो ख़त्म हो गया ख़त्म। उसके बाद यूटिलिटी का एहतजाज वो भी उन्होंने अनाउंस कर लिया है, ताजिर उन्होंने अपना अनाउंस किया है एहतजाज। इस्लामाबाद की जितने आपको सफारती यहाँ पे जो लोग हैं, सफारत खाने हैं बिलखसूस रेड जोन के अंदर, उन तमाम लोगों ने उस दिन कहा, उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन है। और कुछ सफारतकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे तो कैंपेन भी चल रही है जी, मेरी कुछ नज़र में आया, मैंने इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और अगर किसी ऑपरेशन गोल्डस्मिथ पे काम हो रहा है तो पाकिस्तान को तो कतई ये कबूल नहीं है और ना इसको। अच्छा, बाकी किसी ऑपरेशन गोल्डस्मिथ पे काम हो रहा है मेरे ख्याल से, अभी देखा जा रहा है उसको। फिल वक़्त के तो कुछ नज़र जो आया है उस पर ज़ाहिरी बात है, जब आप रेजोल्यूशन अमरीकी पार्लियामेंट में पास करते हैं, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन के लोगों के साथ जाके मिलते हैं, फिर आप UN की जो एक ह्यूमन राइट्स की वो जो एडवाइजरी कमेटी है उधर जाके आप वहाँ पे अपना एक मुद्दा उठाते हैं। उसके अलावा जो तमाम तर बैरूनी ताकतें हैं वो इस बात पे कहती हैं कि जी एक शख्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, मरीम नवाज के साथ क्या हुआ, शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ, राना सनौल्लाह के साथ क्या हुआ, ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ, इन तमाम लोगों के साथ जो किन्होंने किया, किन्होंने किया, ये आप जवाब देना कि किन्होंने किया।
किन्होंने किया? मैं फिर एक ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आप जानते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन जो है वो निपटाई गई है। ये पटिशन हमारे मरहूम साथी अरशद शरीफ ने उस वक्त फ़ाइल की थी जब वो ज़िंदा थे, 2 साल पहले, और उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं और मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है और ये मुकदमात जो हैं ये झूठे हैं, इनको ख़त्म किया जाए। तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक फ़ैसला दिया है जिसमें कहा कि अरशद शरीफ को खौफ व हरास का शिकार किया गया, उन पर गलत मुकदमात कायम किए गए थे, एक मुकदमा काफ़ी था, उन पर गैर ज़रूरी मुकदमात कायम किए गए। और आज एक और जर्नलिस्ट जो है घोटकी में बच्चल घोनियो, उनको कत्ल कर दिया गया, जिसकी मजम्मत की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस साल अभी अगस्त का महीना ख़त्म नहीं हुआ है तो 10 सहाफ़ी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में कत्ल हो चुके हैं। ये एक रिकॉर्ड कायम हो गया। इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में सहाफ़ी कत्ल नहीं हुए। इसकी क्या वजूहात हैं? छोटी सी एक रिपोर्ट है राशिदा शुएब की। डराना, धमकाना, गाली और फिर गोली। सहाफ़ियों की आवाज़ बंदी के लिए हमले खतरनाक हद तक पहुंच चुके। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक रवां साल जनवरी से अब तक 10 सहाफ़ियों को सच की पादाश में मौत के घाट उतार दिया गया। 11 मार्च को खातून रिपोर्टर नौशीन राना, 14 मार्च को जाम सगीर अहमद, 3 मई को मोहम्मद सदीक मैंगल, 15 मई को इशफाक अहमद सयाल, 21 मई कामरान दावड़, 25 मई नसरुल्लाह गडानी और जफर इकबाल, जून में खलील जिब्रान, जुलाई में हसन जेब और अगस्त में बच्चल घुनियो मारे गए। पहली बार हुआ गुज़श्ता कई सालों में कितनी बड़ी तादाद में सहाफ़ी कत्ल किए गए हैं। इंतहा है सेंसरशिप की, जहाँ पे आप सहाफ़ी की जान भी ले लेते हैं अगर आप उसकी रिपोर्टिंग से और उसके सच बोलने से खुश नहीं है। बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक आज़ादी सहाफ़त में पाकिस्तान 2023 की निस्बत 2 दर्जे नीचे गिरने के बाद 180 में से 152 नंबर पर आ गया। सहाफ़ी हक़ाइक़ से पर्दा उठाने पर निशाने इबरत बना दिए जाते हैं। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम जो तशद्दुद देखते हैं या जो सख्त रद्द-ए-अमल देखते हैं वो समाज और रियासत दोनों से। तो ये रियासत की अपनी बका के लिए और समाज को सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ ये कि इज़हार राय की आज़ादी हो, उसकी बुनियाद पर मुकालमा हो। हुकूमत ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 मंजूर तो किया, लेकिन इस कानून के तहत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद कमीशन अभी तक तश्कील न दिया जा सका, जिससे इंसाफ का हुसूल महज ख्वाबो ख्याल तक महदूद है। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। ये थी रिपोर्ट। और अकील मलिक साहब, ये मैंने इसलिए रिपोर्ट आपको दिखाई है कि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर अरशद शरीफ साहब की फैमिली जो है वो ये जो 2021 का जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में बनाया गया कमीशन है उसमें जाती तो अरशद शरीफ को इंसाफ मिल जाता। अब सवाल यह है, कमीशन तो बना ही नहीं और पिछले साल शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था, फिर भी नहीं बना, अभी तक नहीं बना। तो कमीशन क्यों नहीं बन रहा? ताकि अभी जो 10 सहाफ़ी अगर कत्ल हो गए हैं तो ये मामला मैं आपके सामने उठाने की बजाय हम सीधा उस कमीशन के पास चले जाएं। देखें, बिल्कुल पहली तो बात है कि मैं इसमें कोई ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन आपने अब क्योंकि रिपोर्ट चलाई और ये इसको सामने रखा आवाम के भी और मेरे भी, तो मैं वज़ीर आज़म साहब से ख़ुद जो है इस पर कहूँगा कि कमीशन फिलफौर बनना चाहिए। लेकिन आज ही एक केस जो है इसी हवाले से अरशद शरीफ साहब के कमीशन बनने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर बहस था और उसमें उन्होंने शायद कोई रिपोर्टिंग मेरी नज़र से जो गुजरी, उन्होंने कहा कि अगर कमीशन बना भी दिया जाए तो क्या ये नहीं, ये उस कमीशन की बात नहीं हो रही। ये कमीशन है 2021 में जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट के दोनों ईवानों ने मंजूर किया था, उसमें यह कहा गया था कि अगर किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई क्राइम कमिट होता है तो उसकी इंक्वायरी एक इंडिपेंडेंट कमीशन करेगा। उस कमीशन में हुकूमत और सहाफ़ियों के नुमाइंदे दोनों शामिल थे। मैं उस कमीशन मैं बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब से उनके गोशगुजार ये करूँगा कि ये फिलफौर जो है हमें कमीशन बनाना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी रियासत का एक अहम सतून है। सिंध में ये कमीशन बना हुआ है, इसी फेडरेशन में इंशाल्लाह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की हद तक मैं आपको ये यकीन दहानी दिलवाता हूँ कि हम इस पे काम शुरू कर देंगे और फिल फॉर बनाएंगे। अच्छा, अब डोगर साहब, मेरी इतला ये है कि इस कमीशन
को बनाने के लिए कानून में थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि पहले ये कमीशन जो है वो, क्योंकि उस वक्त आपकी हुकूमत में डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा थी, वो इस बिल को उन्होंने मूव किया, मंजूर भी उन्होंने करवाया, तो ये सारी निगरानी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास थी। अब मसला ये है कि ये निगरानी जो है वो वजारत इत्तलात के पास होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि हुकूमत कोई अमेंडमेंट लेके आए तो आप कहें कि हम नहीं मानते। देखें सर, पहली तो बात यह है कि अरशद शरीफ शहीद के नाहक कत्ल से लेकर आज जो घोनियों साहब का कत्ल हुआ है, और इतनी बड़ी तादाद में अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ जो 10-12 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्योंकि इतना घुटन ज़दा माहौल है कि सहाफ़ी अपनी जो रिपोर्टिंग करता है वो अपने उसको हक है आज़ादी राय का, आवाम को उसने वो चीज़ दिखानी है, और वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर या उसको ऑफ ईयर कर दिया जाता है। कितने सहाफ़ी हैं जो इस वक्त ऑफ ईयर हैं, जो बेरोज़गार होकर अपने घरों में बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग, उनकी ज़ुबान बंदी है, इसलिए वो घर हैं, बेरोज़गार हैं। कितने हैं जो कत्ल हो गए, और कितने हैं जो आज भी ज़ेर हिरासत हैं, आज इस वक्त भी ज़ेर हिरासत हैं। तो इन सब का जो हल तो वही वो कमीशन है। अगर ऐसा कमीशन आता है और किसी नई अमेंडमेंट के साथ, हम सहाफ़ियों के साथ हमेशा खड़े हैं, हम इसके हक़ में हैं, हम सपोर्ट करेंगे, अपोजिशन सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट लेकर आए वो अमेंडमेंट बिल, ताकि फिल फॉर ये कमीशन बने, ताकि उस कमीशन में जो भी किसी सहाफ़ी के अगेंस्ट में अगर कोई कंप्लेंट है तो वहाँ एड्रेस हो और वहाँ उसको इंसाफ मिले, कंप्लेनेंट को भी और सहाफ़ी को भी। लेकिन ये क्योंकि इसलिए नहीं बनाना चाहते कि इस वक्त माहौल और है, इस वक्त इनको कोई भी बंदा जो हक पर बात करे वो इनको पसंद नहीं है। वो या अपनी जान से जाएगा या अपनी नौकरी से जाएगा, वरना जेल में जाएगा, या वो इदारे से जाएगा। ऐसे ऐसे नाम हैं। अभी आपका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है कि मैं तफसील दे सकता हूँ, जो बेचारे जल्दी से बताएं नाम। बेरोज़गार बैठे हैं। अच्छा, हाँ, वो तो बहुत से हैं, बेरोज़गार बैठे हैं, तो बहुत सी वजूहात वो पसंद नहीं है कि जी आपका प्रोग्राम पसंद नहीं है क्योंकि आपका कंटेंट जो है वो हुकूमत को पसंद नहीं है। अच्छा, लिहाजा आप तो इस तरह ये काम तो आपकी हुकूमत के दौर में भी होता था। इनकी अगर हुआ तो हुकूमत गलत में कितने सहाफ़ियों का गला घोंटा गया, कितने सहाफ़ियों के मुंह पे स्कॉच टेप लगाई गई। ये मेरे ख्याल से 2-4 नाम मैं भी ले लेता हूँ, आमिर डोगर साहब, ये ना कहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत में किसी सहाफ़ी का गला नहीं घोंटा गया। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं आज भी गिरफ्तार हैं, कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनका हर हुकूमत के दौर में गला घोटा गया। आप उसकी बाद मिसाल है। आपकी हुकूमत के दौर में 9 महीने तक पाबंदी थी मेरे पे, ठीक है ना? नहीं, आपने तो और जब तहरीक में इत्मीनान आई खान साहब पे तो तब मेरी वापसी हुई। अच्छा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी में बराह रास्त इमरान खान साहब पे नहीं डालता, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ पे डालता हूँ, लेकिन वो भी तो इमरान खान ही थे ना सर। अब फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हम उस बात मौजू पे वापस आते हैं कि हमें उस कमीशन को बनाकर एक प्रॉपर फोरम है उस तरफ जाना चाहिए, और इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों जी मतलब एक दूसरे के साथ अपोजिशन तैयार है। इस पे हम आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, और नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।